नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 222 पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिसमें दोस्तों हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कवर कर लिया था, जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइब्रेरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स के बारे में। तो उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आप मान के चलें कि वो एग्ज़ाम में आएगा। और दोस्तों, आज मैं 222 का नोट्स नहीं बना पाया, तो मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग 229 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक वीडियो में कवर कर लेते हैं, ताकि इससे क्या हो कि जब एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों पर एक ही बार दबाव नहीं पड़ जाएगा कि आप धीरे धीरे अगर अभी से ही पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका पास होने की संभावना बढ़ जाएगी, फेल होने का डर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ज़रा हम एक टॉपिक देख लेते हैं 229 में, जिसे ICT इन लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी, इसका ब्लॉक 1 लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसका यूनिट फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। देखिए, ऑटोमेशन का तात्पर्य होता है स्वचालन, कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और दोस्तों, जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वो क्या है, वो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये इग्नू का सिलेबस है। जो इग्नू में गाइड बुक होती है जिसमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या कितने मार्क्स के होते हैं, सब कंप्लीट दी गई है। अगर ये सिलेबस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी अबाउट में आप देखेंगे, चैनल के अबाउट में जाके तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं वहाँ से कंप्लीट सिलेबस जो लगभग 20 या 25 पेज की है, मैं आप लोगों को मेल कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, इस तरह से हिंदी मीडियम में डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। अगर आप लोगों के नॉलेज में कोई ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं तो आप हमें बता दें, ताकि मैं और भी ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकूं कि वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं सर्च किया तो मुझे तो कहीं भी नहीं मिली, हर जगह ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, बस एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ग्रंथालय स्वचालन का अर्थ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और 229 के बारे में आप लोगों को पता ही है कि इसमें 2 पेपर होती है, एक थ्योरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल जो होती है वो आप अपने स्टडी सेंटर में दे चुके होंगे, और जो जनवरी वाले सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी तक डेट तो आई नहीं है, लेकिन उनको भी प्रैक्टिकल देना होगा। तो वहाँ पे कोहा और GSDL, ये 2 के बारे में प्रैक्टिकल ली जाती है। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा था, लास्ट टॉपिक था वो कोहा एंड GSDL, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन क्या था, वो थ्योरेटिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल है, तो आपके स्टडी सेंटर में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल की चर्चा कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि 229 कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डिफिकल्ट पेपर है। आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, स्वचालन, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, लेकिन अभी मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण मैं वो क्वेश्चन को आपको नहीं दिखा सक रहा हूँ। देखिए, स्वचालन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, स्वचालन और कंप्यूटर दोनों शब्द को सामान्यतः एक ही पर्यायवाची शब्द के रूप में लाया जाता है। पिछले 4 दशकों से साहित्य में ग्रंथालय स्वचालन शब्द का उपयोग किया जा रहा है। इस साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किसी भी विद्वान या लेखक ने ग्रंथालय स्वचालन शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है। तथापि अर्थों में ग्रंथालय स्वचालन का अर्थ विभिन्न ग्रंथालय गतिविधियों में कंप्यूटर का उपयोग करना है। दोस्तों, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आप इसे बस एक समझ लें इंट्रोडक्शन, कि अगर किसी भी लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज किया जाता है तो ऑटोमेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो भी यहाँ पे विद्वान का मैं नाम बताऊंगा वो नाम को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाम अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सालमोन ने ग्रंथालय के बारे में क्या कहा, वो ध्यान देंगे। ठीक है, स्वचालन की विस्तृत रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, और उनके अनुसार विभिन्न परंपरागत ग्रंथालय गतिविधियों में स्वचालित अर्ध स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन का उपयोग करना ही ग्रंथालय स्वचालन कहलाता है। यहाँ से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये ध्यान रखना है आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में स्वचालन यानी ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया जाता है, कभी अर्थ पूछ लिया जाता है, तो दोनों का बात एक ही है। देखिए, परंपरागत ग्रंथालय गतिविधियों में अधिग्रहण, प्रसंस्करण एवं ग्रंथों का आदान प्रदान सम्मिलित है। दोस्तों, परंपरागत ग्रंथालय का मतलब क्या हुआ, देखिए उसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग लाइब्रेरी देखते हैं जहाँ पे कंप्यूटर नहीं होती है तो उसे परंपरागत लाइब्रेरी कहते हैं, जो कि चलता आ रहा है, जो पहले के टाइम में जो हम
लाइब्रेरी जिस प्रकार की थी उसे परंपरागत लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों मैं लाइब्रेरी का इतिहास इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ। आप मेरे वीडियो जो मैं पहला वीडियो अपलोड किया था इस चैनल में, तो वो लाइब्रेरी का इतिहास ही था। लगभग मैं 40 दिन पहले वो वीडियो को अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग अभी वहाँ पे 1000 से अधिक व्यू आ चुके हैं। तो समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अगर आप एग्ज़ाम के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ग्रंथालय देख लेते हैं, ठीक है। स्वचालन मनुष्य द्वारा संपादित किए गए विभिन्न नियमित कार्यक्रमों एवं पुनरावृत्तियों कार्यों के उच्चस्तरीय यंत्रीकरण के आशय को प्रकट करता है। स्वचालन के अभिभाव में मानवीय हस्तक्षेप अधिक मात्रा में कम कर दिया है। कंप्यूटर के उदय में ग्रंथालय स्वचालन की वृद्धि है। कंप्यूटर के अतिरिक्त दूरसंचार एवं दृश्य श्रव्य तकनीकों के प्रगति ने सूचना प्रबंध की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। दोस्तों यहाँ से देखिए, जो भी स्वचालन यानी ऑटोमेशन का अर्थ है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रंथालय स्वचालन का इतिहास क्या होता है। तो आज के लिए बस ये इतिहास तक ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो अगर मैं जब भी 2 to 9 का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे। और दोस्तों मान के चलें कि यहाँ पे जो 4 टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन कंफर्म यानी 10 मार्क्स का अगर पूछे जाती हैं तो 10 टू या 20 यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि 70 मार्क्स में 70 का नहीं है 35 मार्क्स का होता है। क्योंकि देखिए अगर ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन सपोज आता है तो आपको 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। दोस्तों ग्रंथालय स्वचालन का इतिहास देख लेते हैं। देखिए ग्रंथालय गतिविधियों के लिए कंप्यूटर के उपयोग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले जब मुग़ल टाइम में या फिर अगर हम लोग ब्रिटिश काल की बात करें तो उस समय भी क्या था कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया कि आप जो भी लाइब्रेरी जाएंगे, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी हो, वहाँ पे कंप्यूटर का होना कंपलसरी हो गया है। बिना कंप्यूटर के अभी लाइब्रेरी चलाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अमेरिका में ऐसी गतिविधि के लिए कंप्यूटर के उपयोग का प्रारंभ 1950 के दशक में माना जाता है। देखिए सबसे पहले जब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बनता है, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले लाइब्रेरी में कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया था और कब लगाया गया था। जाहिर सी बात है ये अमेरिका में लगाया गया था 1950 में, ठीक है। इस दशक में डॉक्टर HP लुहान ने कंप्यूटरकृत अनुक्रमणिका का व्यवस्थापन किया था। यद्यपि इस दशक में कंप्यूटर का प्रवेश अमेरिका के पुस्तकालयों में हुआ, उस समय कंप्यूटर हार्डवेयर की महंगी कीमत तथा पुस्तकालय प्रति प्रयुक्ति सॉफ्टवेयर का अभाव था। जी हाँ दोस्तों, देखिए पुस्तकालय सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी तब मिलेगी जब आप 2 to 9 का प्रैक्टिकल अपने स्टडी सेंटर में देंगे। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि देखिए कोहा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब वो फ्री में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी अभी स्टूडेंट हैं वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोहा का यूज कर सकते हैं। आप खुद से भी अपने मोबाइल में कोहा में आईडी बना सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट आईडी बनाई जाती है, लाइब्रेरीज बनाई जाती है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, वो वीडियो है, तो मैं बहुत जल्द वो चैनल में अपलोड कर दूँगा। लेकिन वो आपको आपके स्टडी सेंटर में सिखाई जाएगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब अगर आप BLIS कंप्लीट कर लेते हैं और आप इसकी तैयारी करते हैं लाइब्रेरियन की, तो वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे ये 2 to 9 के बारे में कोहा और GSDL क्या होता है बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम 2 to 9 कंप्लीट पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1960 के दशक में सामान्य कार्यों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग परंपरागत ग्रंथालय गतिविधियों में होने के कारण ही ग्रंथालय स्वचालन ने दूसरे युग में प्रवेश कर लिया। इसी समय मेडर्स प्रोजेक्ट USA नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा मार्क प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया। 1970 में लाइन सिस्टम तथा 1980 के दशक में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हुआ। दोस्तों जब आप कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर का इतिहास है वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, कौन किए थे। तो कौन किए थे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी को आपको पता ही होगा कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इसका कंप्यूटर का इतिहास आप अलग से पढ़ लें,
क्योंकि ये लाइब्रेरियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 to 9 की बात करेंगे तो इसमें कंप्यूटर के बारे में आपको, और एक 2 to 4 ये 2 प्रैक्टिकल होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों अगर आपको BLIS का कंप्लीट सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए, अगर मुझे 10 कमेंट भी आ जाएगा कम से कम, तो मैं बिल्कुल एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगी 2 to 1 से लेके 2 to 9 तक की, कि इसमें क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के आते हैं, असाइनमेंट का क्या रोल होता है। लेकिन अगर आपके कमेंट मिलेंगे तभी मैं बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप BLIS में एडमिशन लिए हैं और काफ़ी जुलाई वाले सेशन के स्टूडेंट के पास तो किसी भी तरह की डाउट नहीं होगी सिलेबस को लेके, क्योंकि अब उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो लोग नए जनवरी में एडमिशन लिए हैं उन्हें डाउट हो सकती है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सिलेबस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगी, और सिलेबस बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये आप लोग नहीं सोचेंगे कि उसके लिए किसी भी तरह के चार्ज लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि वो आप लोगों तक अधिक से अधिक हिंदी मीडियम में जानकारी प्रोवाइड कराना, न कि पैसे कमाना, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इसमें किसी भी तरह के मेल करने के पैसे लिए जाते हैं, या फिर कोई भी PDF मिलेगी तो वो पैसे से मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। देखिए 1970 के दशक में कंप्यूटर संचार नेटवर्क उदय के साथ कंप्यूटर का प्रयोग केवल पुस्तकालय की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूरसंचार नेटवर्क ने पुस्तकालय स्वचालन को परिवर्तित कर दिया था। संसाधनों के सहयोग के उद्देश्य से पुस्तकालय विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए नेटवर्किंग का उपयोग करना प्रारंभ किया। इस तरह एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसे पूर्व में ओहियो लाइब्रेरी सेंटर OCLC, दशक में पुस्तकालय में संसाधनों के सहयोग की वृद्धि हुई। दोस्तों OCLC जिसका जन्म ओहियो की पुस्तकालय सेवाओं के सहायता के लिए हुआ था। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर आप जब BLIS कंप्लीट करके किसी स्पेशल लाइब्रेरी की अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इस टाइप में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं और ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए बाद में बहुत तेज़ी से इसका विकास संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में 1980 के प्रारंभ में यूरोप में हुआ। दूसरी बड़ी उत्तरी अमेरिका सहयोगी संस्थान है जहाँ कई नेटवर्क संस्थाओं का विकास हुआ। भारत में कलकत्ता के भारतीय संस्थानों कंप्यूटर लगाने वाली पहली संस्था है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। भारत में कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान कंप्यूटर लगाए जाने वाली पहली संस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, और BLIS एग्ज़ाम में तो ये आपको लिखना ही होगा। जहां 1955 में एक कंप्यूटर प्रणाली स्थापित की गई। इस संस्थान के द्वारा 1964 में भारत का पहला कंप्यूटर तैयार किया गया। ग्रंथालय के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर का उपयोग 1965 में इंसडॉक द्वारा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की लेखक तथा विषय अनुक्रमणिकाओं को तैयार करने के लिए किया गया। देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। मैं आपको बार बार दोस्तों ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे, और नोट के साथ आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोगों का मेन क्या उद्देश्य है कि लाइब्रेरियन ही सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरियन में जॉब लग जानी चाहिए, ठीक है। देखिए 1973 में इंसडॉक द्वारा कंप्यूटरीकृत संघ सूची रीजनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स यानी बॉम्बे पुणे शीर्षक के नाम से प्रकाशित की गई। इसी दशक में कुछ भारतीय ग्रंथालयों ने अपने यहाँ कंप्यूटर लगाया। ग्रंथालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। निषाद के सहयोग एवं आर्थिक सहायता से कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम देने वाली संस्थाओं को इंसडॉक, DRTC एवं NIC प्रमुख हैं। इस अवधि में ग्रंथालय स्वचालन शोध तकनीक संस्थाओं के ग्रंथालयों में अधिक हो रहा था, और शैक्षणिक ग्रंथालयों में ग्रंथालयों की स्वचालन की गति काफ़ी धीमी थी। दोस्तों यहाँ से देखिए जो भी अभी ऑटोमेशन के बारे में हम लोग अभी यूनिट फर्स्ट में देखे थे, कंप्लीट ये वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आप मान के चलें कि मैं इसमें 2-3 टॉपिक अगर कंप्लीट, सिर्फ 2-3 टॉपिक ही कंप्लीट कर दूं तो यहाँ से लगभग 50% क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो GSDL और कोहा है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन है, वो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो वो चैप्टर जब हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन आपको अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। ताकि फिर जब अगर मैं 2 to 9 का क्लास अगर फिर से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे उस समय ये टॉपिक नहीं बताई जाएगी। अब देखिए 1990 के दशक तक जब
इन्फिलिनेट की स्थापना की गई थी, तब शैक्षणिक ग्रंथालयों में ग्रंथालय स्वचालन की गतिविधियाँ में तेज़ी के साथ साथ नए नए सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। दोस्तों यहाँ से देखिए, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, स्वचालन है, उसका हम लोग अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं और इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी आवश्यकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आवश्यकता अगर कंप्लीट कर दूंगा तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन समाप्त हो जाएगी। तो मैं जितना जल्दी हो सके बस इसी सप्ताह के अंदर वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फिर हम लोग कंटिन्यू कल 2 to 2 में बने रहेंगे। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं जब वीडियो यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ बनाना, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले कम से कम उतना तो पढ़ा दूँ कि जिससे आपको 60% एटलीस्ट मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे कभी ना बैठें। आपको पढ़ाई खुद से करनी है। आपके पास जो भी मटेरियल उपलब्ध हैं, या फिर आप इंटरनेट की सहारा लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अंतिम बार आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करते हैं जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता देता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। और भविष्य में मैं दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी लाइब्रेरियन स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और दोस्तों उससे भी इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपका लॉस है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।